नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। राहु महाराज 18 मई को कुंभ राशि में आए थे और अब अपने गोचर के मध्य काल से गुजर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी युवावस्था में गोचर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए युवा राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। राहु महाराज 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं और 29 मार्च को दूसरे चरण में गोचर करेंगे। 30 मई तक शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र का तीसरा चरण कुंभ नवांश में आता है और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है और दोनों के ही स्वामी हैं शनिदेव। शतभिषा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है। यहाँ पर हीलिंग का अर्थ केवल स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से नहीं है, हीलिंग का बहुत व्यापक अर्थ है। इस नक्षत्र का काम ही है हर बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक करना या फिर बिल्कुल ही तोड़ करके नया बना देना। यानी इन 126 दिनों में आपके जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें ठीक तो होंगी ही, लेकिन आपके जीवन में अप डाउन्स भी बहुत आएंगे। हो सकता है कि आप इन 126 दिनों में बहुत अकेला महसूस करें, लेकिन यही अकेलापन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। जहाँ तक राहु की बात है, राहु को सबसे रहस्यमयी ग्रह माना गया है और राहु ही वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या हैं, किस तरह कार्य करते हैं और कैसे राहु से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे इन 126 दिनों में राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार
मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चूंकि राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो पहले चौथे चरण में, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में और फिर पहले चरण में राहु का गोचर होगा। 23 नवंबर से लेकर के 24 जनवरी, हालांकि मैं बात तो 25 जनवरी के बाद की करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा चौथे चरण का भी एक आइडिया आपको दे रहा हूं। इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि 25 जनवरी से 30 मई के बीच किस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। देखिए, 23 नवंबर 25 से लेकर के और 24 जनवरी के बीच में राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में थे। अब चौथा चरण जो है वो मीन नवांश में है। मीन राशि जो है वो आपकी कुंडली के छठे भाव में है। तो पंचम भाव आपका एक्टिवेट था, क्योंकि पंचम भाव में राहु की ऊर्जा और शतभिषा नक्षत्र की ऊर्जा, लेकिन छठे भाव का प्रभाव पंचम भाव पर पड़ रहा था। यानी पांचवें भाव की जो चीज़ें थीं, उनमें जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो चैलेंजेस आ रहे थे, वो छठे भाव की चीज़ों से आ रहे थे। क्योंकि मीन नवांश में राहु गोचर कर रहे थे, तो क्या होगा, क्या हुआ होगा, आपके अंदर पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव आपकी निर्णय क्षमता, नए नए आइडियाज़ यहाँ पर राहु आपको प्रदान करते हैं। तो आपके अंदर नए नए आइडियाज़ तो आ रहे थे, लेकिन छठे भाव की जो ऊर्जा थी वो हर फैसले से पहले एक सवाल खड़ा कर रही थी कि कहीं गलत हो गया तो इससे क्या हुआ कि आपके सामने कई सारे अच्छे अवसर तो आए, लेकिन उसका आप लाभ नहीं ले पाए। अब पांचवा भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है, तो कभी ट्रेडिंग में, कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने का मौका आपके सामने आया। हालांकि वो रिस्की था, लेकिन आपको लाभ दे सकता था। लेकिन चूंकि छठे भाव की बाधा, चैलेंज, रुकावट थी, तो क्या हुआ, आपने सोचा कि नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स चल रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। तो जो रिटर्न आपको मिल सकता था वो रिटर्न आपको नहीं मिला। हो सकता है कि उस समय आपके मन में कोई बहुत बढ़िया
अच्छा क्रिएटिव आइडिया आपके मन में आया हो, क्योंकि पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है और वो आइडिया इतना अच्छा था कि आपको एक अलग पहचान दिलवा सकता था। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा काम या कोई ऐसी टेंशन बीच में आ गई, वो आइडिया जहाँ का तहाँ रह गया। अब पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो लव लाइफ में भी आप कहना तो बहुत चाहते थे, लेकिन कहने से पहले ही आपके मन में इस बात का डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो मन की बात आपके मन में ही रहेगी। ऐसे ही बच्चों को संतान से रिलेटेड मैटर्स में भी हुआ कि या तो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा रही होंगी और या कुछ ऐसी उलझाऊ सिचुएशन बन गई कि आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। और कई तुला राशि के जातकों को संतान की शिक्षा को लेकर के या संतान की विवाह को लेकर के बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ा होगा। क्यों ये सारी चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि पांचवा भाव तो एक्टिवेट था ही, पांचवें भाव के साथ साथ छठा भाव भी एक्टिवेट था। तो इससे क्या हुआ कि कई चीज़ें ऐसी रहीं जिनसे आपको बड़ा लाभ मिल सकता था, लेकिन आप नहीं ले पाए। और साथ ही साथ कुछ अच्छा भी हुआ, यानी कि कई ऐसे मैटर्स जहाँ पर आपका बड़ा नुकसान हो सकता था, उस नुकसान से आप बच गए। तो ये तो रहा 25 जनवरी तक की स्थिति। आप कमेंट करके बताइएगा आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब 25 जनवरी के बाद क्या हुआ? 25 जनवरी को राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में कुंभ नवांश में आ गए। तो यहाँ पर पंचम भाव में राहु की ऊर्जा, शतभिषा नक्षत्र की ऊर्जा और कुंभ राशि की ऊर्जा तीनों एक्टिवेट हो गई और तीनों ही बहुत ही प्रचंड ऊर्जा के स्वामी हैं। तो 25 जनवरी के बाद आपके जीवन में कई निर्णायक बदलाव होंगे। घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ घटित होंगी, फैसले बड़ी तेज़ी के साथ लिए जाएंगे और रिज़ल्ट भी बहुत तेज़ी से आएगा। लेकिन इस समय आपको 25 जनवरी से और 28 मार्च का जो गोचर रहेगा, इसमें लापरवाही भूल करके भी मत कीजिएगा। लापरवाही अगर आपने कहीं भी किया तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें केवल सोच में थी, अब वो चीज़ें धरातल पर उतरेंगी। अब आपकी क्रिएटिविटी केवल सोच में नहीं रहेगी, वो बाहर निकलेगी। आप कुछ ऐसा करने की हिम्मत करेंगे जो आपने पहले नहीं किया, जैसे शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस तरह के कार्य आप इस समय करेंगे। तो पहले की तरह अब आप केवल सोचेंगे नहीं, बल्कि अब आप एक्शन लेंगे। हालांकि कैलकुलेटेड रिस्क होगा इस समय, बीच में अधर में रहने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, या तो इस पार या तो उस पार। क्रिएटिव फील्ड है या जो लेखन से जुड़े हुए हैं, डायलॉग राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस अब निखर करके सामने आएगी और इसका रिस्पांस आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, राहु महाराज 11th हाउस को भी देख रहे हैं और 9th हाउस को भी देख रहे हैं। तो 11th हाउस भी एक्टिवेट होगा, 9th हाउस भी एक्टिवेट होगा और लग्न भाव भी। यानी आपके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी सोच, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग डेवलप करेंगे राहु महाराज। यहाँ पर 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे,
भाग्य का जो साथ आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था, भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपकी इनकम भी तेजी के साथ बढ़ेगी। अब तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तो तुला राशि के जातक जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ख़ास करके जो स्टोरी राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, तो वो 25 जनवरी के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पर तीव्र आकर्षण उत्पन्न होगा। अपनी भावनाओं को दबा करके रखने की जो आपकी आदत बन गई थी वो ख़त्म होगी और अब आप अपनी फीलिंग्स को खुल करके सामने रख पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो रिश्ता है वो एक निर्णायक मोड़ पर आ जाएगा, या तो बहुत क्लोज होगा और या फिर टूट जाएगा। अब देखिए, जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, शुक्र अच्छे हैं और राहु अच्छे हैं, ये समय उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अनुकूल है और ज़बरदस्त लाभ वो अर्जित करेंगे। अब बच्चों के एजुकेशन को ले लीजिए या उनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के लीजिए, तो अब आप इमोशंस पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। जैसे जैसे पंचम भाव एक्टिवेट होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही पंचम भाव से चीज़ें जो हैं वो आपके सामने निखर करके आती चली जाएंगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 29 मार्च को शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में चले जाएंगे और दूसरा चरण कहाँ पर है? मकर नवांश में। मकर राशि कहाँ पर है? आपकी कुंडली के 4th हाउस में है। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है आपका घर, आपका घरेलू वातावरण, माता, मातृभूमि। चौथा भाव है आपके मन की शांति, मानसिक सुकून। तो अब इस समय जो आपका फोकस बढ़ेगा वो आपके मानसिक सुकून के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल पीस के लिए और साथ ही साथ जो आपने फैसले पहले लिए थे उन फैसलों का जो क्रियान्वयन आपने 29 मार्च तक किया, अब उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर ये सवाल नहीं कर पाएंगे कि आपने सही किया या गलत किया। सवाल अब आपके मन में ये होगा कि जो मैंने किया उसका अब रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। घर परिवार है, माता है, प्रॉपर्टी है, वाहन है, मन की शांति है। अब आपका फोकस इन सब चीज़ों पर रहेगा। अब देखिए, शुरुआती दौर में यानी जब चौथे चरण में थे, मान लीजिए किसी के रिलेशन में कोई दूरी बन गई और सेकंड फेज में आपने उस रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन महसूस किया, तो अब क्या होगा? अब आपको मन की शांति प्राप्त होगी। घर के माहौल की बात करें, इस समय घर का माहौल आपके फेवर में होगा, प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। और या फिर दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है, चूँकि राहु क्या हैं? राहु सीक्रेसी के कारक हैं। छिपी हुई चीज़ों को निकाल करके बाहर ले आना, ये राहु की फितरत है। तो घर का माहौल या तो बहुत अच्छा हो जाएगा और या कोई ऐसा तनाव, कोई ऐसा टेंशन जो लंबे समय से दबा हुआ था वो खुल करके सामने आ जाएगा। घर के अंदर की लड़ाई जो है वो घर के बाहर तक जा सकती है और या फिर इसके कारण जो मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ेगा उसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। प्रॉपर्टी को लेकर के
ज़मीन जायदाद को लेकर के, घर के रेनोवेशन को लेकर के, या घर बदलने के को लेकर के, शिफ्टिंग को लेकर के अब इस समय आप कोई बड़ा निर्णय लेंगे 28 मार्च से 30 मई के बीच में। अब एक बात देखिए, या तो मन आपका बहुत शांत रहेगा, और या कभी कभी आपके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेचैनी बढ़े। तो देखिए ये क्या है, ये एक तरह से परिवर्तन है। मकर नवांश में राहु बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हैं, तो लाइफ भी आपकी संतुलित होगी। अब आप अपने आप से सवाल करेंगे कि आप अपने जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयों को एक्सेप्ट करके क्या आगे बढ़ सकते हैं, और आपको रियलिटी से भागने की कोशिश नहीं करनी है। जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करके उसी के साथ अगर आप चलेंगे तो आप बड़े सुकून में रहेंगे। अन्यथा अगर आपने सच्चाई से दूर भागने की कोशिश किया तो यही चौथा भाव आपको बिल्कुल चैन से बैठने नहीं देगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी, वाहन, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका तो योग अचानक से बनेगा ही, क्योंकि राहु महाराज धन भी दे रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट भी दे रहे हैं, और चौथे भाव का फल आपको दे रहे हैं। तो इस तरह के लाभ तो आपको मिलेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। जो बातें मैंने आपको समझाई हैं उसको पूरी तरह से ध्यान में रखिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं फिर से अपना व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, 90-581 44-128। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना ज़रूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है, और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई, और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे,
नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है। राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं, और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।